अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर खालिद आपको एसके डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि सैयद मुजम्मिल साहब ने औरत मार्च के हक में कुछ बातें की हैं। आज हम उनको उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो सैयद मुजम्मिल साहब, सबसे पहली बात कि मैं आपको जो रिस्पॉन्स करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इस्लाम में ये चीज़ मना है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम को तो आप लोग मानते ही नहीं। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा, और मैं जानता हूँ कि शायद आपको वो पहले से पता हो, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपका तो काम ही लोगों को गुमराह करना है, तो बिना वक्त ज़ाया किए पहले देखते हैं कि शाह साहब ने कहा क्या है, और उसके बाद उनकी इन बातों को हम सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ काउंटर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सारा साल जब खवातीन के खिलाफ जराइम होते हैं, तशद्दुद होता है और डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके रेप होते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जब दुनिया की 20% ऑनर किलिंग्स पाकिस्तान में हो जाती हैं, और उसके अलावा हर साल 1000 खवातीन को ऑनर के नाम पे मार दिया जाता है। ट्राइबल कल्चर के अंदर एक कबीला लड़ाई खत्म करने के लिए दूसरे कबीले को अपनी औरत दे देता है, उससे पूछे बगैर ही। और इसके अलावा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, और ये सारा कुछ जब हो रहा होता है तब सब सो रहे होते हैं, लेकिन 8 मार्च के राउंड उन्होंने जागना होता है एकदम अपना कल्चर बचाने के लिए, तो ताकि ऐसा कल्चर जिसकी मैंने अभी बात की है ये कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो अच्छा जी। तो इन्होंने कहा जी कि जो ऑनर किलिंग्स होती हैं, खवातीन के साथ रेप होता है, या जिस तरह के भी जुल्म होते हैं, जितने भी इस्लाम के जुल्म होते हैं, तो उस वक्त सारे सोए रहते हैं, हम नहीं सोए रहते। हम उस वक्त भी आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे इस्लाम नाफिज करो, क्योंकि जब तक यहाँ पे इस्लाम नाफिज नहीं होगा, तब तक आप लोग जो औरत के साथ जुल्म हो रहा है वो, या किसी के साथ भी हो रहा है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हम तो उस वक्त भी बोलते हैं। और दूसरी बात इन्होंने की कल्चर बचाने की, तो हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमने कल्चर बचाना है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को कल्चर की फिक्र नहीं है, इंसानों की फिक्र है। हमने इंसानियत बचानी है, और इंसानियत बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है इस्लामिक सिस्टम। सईद मुजम्मिल साहब, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूंगा इस वीडियो में कि आप जो बात कर रहे हैं वो इस्लाम के नुक्ते नजर से गलत है। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन इस्लाम को एज ए सोल्यूशन में जरूर पेश करूंगा, क्योंकि मेरा ये चैलेंज है कि अगर आपके पास इस्लाम से बेहतरीन कोई सोल्यूशन मौजूद है तो वो आप ले आए। और ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये चैलेंज बेसिकली अल्लाह ताला का है, जहां पर वो कुरान पाक में ये फरमाते हैं कि मेरे जैसी जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने बनाया है, लिखा है, जो फरमाया है, उस जैसी एक आयत बना लाओ। तो आप तो एक आयत भी नहीं उस जैसी बना के ला सकते, सोल्यूशन बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो कुरान को, इस्लाम को इस वीडियो में मैं एज ए सोल्यूशन जरूर पेश करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आपकी बात कुरान से जो है वो मेल नहीं खाती इसलिए गलत है, ये नहीं मैं कहूंगा। उसके खिलाफ मैं दूसरे रेफरेंसेस लेकर आया हूं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल्चर की बात इन्होंने की, तो कल्चर का रोना हम नहीं रोते, कल्चर का रोना सईद मुजम्मिल साहब, मैंने आपको रोते हुए देखा उस वक्त जब उर्तुगुल ड्रामा जो है वो नशर करना शुरू किया। तो सईद मुजम्मिल साहब की चीखें आसमानों पर थी, और जनाब कह रहे थे कि कल्चर तबाह हो जाएगा पाकिस्तान का। ना कि सिर्फ सईद मुजम्मिल, बल्कि जितने भी इन जैसे लिबरल हैं वो यही कह रहे थे। तो इनको कल्चर उस वक्त याद नहीं आया जब मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान को वेस्टर्न कल्चर से नवाजा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि मॉडर्नाइजेशन है, और उस वक्त इनको पाकिस्तान का कल्चर याद नहीं आया। जब तुर्की के वो ड्रामे जिनमें तुर्की का मौजूदा कल्चर दिखाया जा रहा है, जब वो दिखाए जा रहे थे, तब सैयद मुजम्मिल साहब या इन जैसे लोगों को कल्चर का रोना याद नहीं आया, क्योंकि तुर्की का जो मौजूदा कल्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूरोप का कल्चर है। तो इसीलिए जब तक यूरोप का कल्चर दिखाया जा रहा था तुर्की के ड्रामों में, तब तक ठीक था। जैसे ही उसमें खिलाफत जैसी चीजों को दिखाना शुरू किया, हालांकि खिलाफत का ताल्लुक जो है वो के कल्चर से नहीं है, उसका ताल्लुक वो एक इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे है। तो जैसे ही वो इस्लाम का जो टच था वो बीच में आया, तो इनको तकलीफ उठना शुरू हो गई, कल्चर का रोना रोना शुरू कर दिया। तो मुजम्मिल साहब, हमने तो कभी भी कल्चर का रोना नहीं रोया। हाँ, अलबत्ता मैंने आपको कल्चर का रोना रोते देखा है, वो भी मुनाफकत के साथ। ये था इनका यहाँ तक का जवाब। आगे सुनते हैं जनाब क्या फरमाते हैं। तो हमेशा की तरह 5-6 वही पैटी सुपरफिशियल एतराज़ात के सामने लेके आ जाते हैं। तो उसकी जरा बात करते हैं। पहला पॉइंट तो मेरा जिसम मेरी मर्जी पे इनका एतराज़ है, जो कि डिबेटेबल ही नहीं होना चाहिए। गॉड डैम इट, इट शुड बी ऑब्वियस दैट इफ इट्स माय बॉडी आई शुड हैव द राइट ऑन माय बॉडी, आई शुड डिसाइड व्हाट आई विल डू। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे से पूछे बगैर मेरे से 10 गुना बड़े आदमी को शादी कर दी जाए मेरी, और उसके साथ पूछा भी ना जाए मेरे से, या फिर मेरे ऑनर किलिंग्स जो होती हैं वो मेरे किसी फेल की वजह से मुझे मार दिया जाए, या मेरे खिलाफ हरासमेंट की जाए, या मैं सड़क पर चल रही हूँ मुझे परमिशन ना दी जाए। इन सब के खिलाफ जो एक रिबेलियन है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी डिबेटेबल ही नहीं है, उस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी ये तो एक बड़ी सादा सी बात है कि मेरा जिस्म है, इस पर मेरी ही मर्जी चलेगी। ये इतनी भी सादा बात नहीं है सैयद मुजम्मिल साहब। जब हम कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब आप जैसे लोग ये नारा उठाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये लोग उसमें ये भी काउंट करते हैं कि एक मियाँ बीवी है जिनकी शादी हो चुकी है, तो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद भी मर्द अगर अपनी बीवी को हाथ भी लगाना चाहे तो उसके लिए भी औरत से परमिशन मांगे। और अगर औरत की परमिशन नहीं है, उसकी बीवी की परमिशन नहीं है, और फिर भी वो अपनी बीवी को हाथ लगा रहा है, छू रहा है, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, तो वो उस पर रेप केस कर सकती है। बेसिकली ये इस स्लोगन के जरिए ये फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, और इन्हीं स्लोगन के जरिए बाद में ये ऐसे कानून पास करवा लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एक कानून पास करवा भी लिया, वो होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर्स का जो लॉ है, और वो होमोसेक्सुअलिटी ये नहीं मानते कि उसका ताल्लुक होमोसेक्सुअलिटी से है। मैं अपनी वीडियोस में साबित कर चुका हूँ। तो एक तो इतनी सीधी बात नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये भी मतलब लेते हैं कि एक लड़की है, वो अपनी मर्जी से बाहर जाके अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ, किसी गैर लड़के के साथ फिजिकल हो रही है, सेक्सुअल रिलेशन बना रही है, तो वो उसकी मर्जी है। उस लड़की के घर वालों को, उसके बाप भाई, माँ बाप, किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो उसको रोके, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है ना, ये इतनी सिंपल चीज नहीं जितनी सैयद मुजम्मिल साहब बता रहे हैं। तो हालांकि जो फैमिली सिस्टम है वो तो इतना खूबसूरत सिस्टम है कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, चाहे वो बाप है, चाहे वो माँ है, बेटी है, बेटा है, कोई भी है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो बाकी सबका राइट है कि वो उसे रोके। चाहे बाप ही क्यों ना, बाप ही गलत कर रहा हो तो बाकी सबका राइट है कि उसे रोके। फैमिली सिस्टम इसी तरह आपको गलत चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हैं, उसका ये भी मतलब है कि बेटी बाहर जाके जिना भी कर रही हो ना, तो उसको आपने नहीं रोकना। आपका बेटा भी बाहर जाके जिना कर रहा है, आपने उसको नहीं रोकना। ये उनका जिस्म है, उनकी मर्जी है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी जब इनका कहना डिबेटेबल नहीं है, डिबेटेबल बिल्कुल है, क्योंकि आपका ये जो स्लोगन है
ये फैमिली सिस्टम पर एक खुल्लम खुल्ला हमला है। और अब ये कहेंगे जी कि फैमिली सिस्टम आपको चाहिए क्यों? तो फैमिली सिस्टम इसलिए इतना जरूरी है कि फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से आज यूरोप और अमेरिका जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन पर खड़े हैं। वहां पे बहुत सारे जो ममालिक हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन का शिकार है, वहां पे आबादियां खत्म होती जा रही हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पहले भी साफ साफ बता चुका है कि 2.1 एवरेज बच्चा हर औरत के यहाँ होना चाहिए, और वहां पर जो रेशो है जो एवरेज है वो इससे नीचे गिर चुकी है। जिसका मतलब है कि अगर अभी भी उन्होंने अपने सिस्टम को सीधा ना किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां की जो आबादियां हैं वो वाइप आउट होकर खत्म हो जाएंगी। तो जब इंसान देखिए ना, इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनका जो नैरेटिव है, इनका जो सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम जिसको ये यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ये इतना माशाल्लाह जबरदस्त है, इतना वो इंसानियत पसंद है कि उसमें से इंसान ही खत्म होते जा रहे हैं। तो ये इनके इस सवाल का जवाब था। आगे चलते हैं। उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हम तो ऑन करते हैं स्लेव्स को। माई बॉडी माई राइट, मजे की बात यह है, माई बॉडी माई चॉइस कह लें इसको या जो भी कह लें, ये नारा मर्दों ने बुलंद किया था 18th सेंचुरी के अंदर जब फ्यूडलिज्म यानी कि जागीरदारी का निजाम खत्म हुआ और कैपिटलिज्म सरमायादारी का निजाम उसको रिप्लेस कर रहा था। तो जो वर्कर्स खेतों में काम करते थे या फिर ज़राई ज़मीनों पर काम करते थे वो अपने मालिकान के पास हुआ करते थे और मालिकान कहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी है। इवन के 19th सेंचुरी अमेरिका के अंदर जब डिबेट ये चल रही थी कि स्लेव्स को आप ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जो प्रो स्लेव हुआ करते थे साउदर्न स्टेट्स वाले वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का राइट हर शहरी के पास है, और ये जो स्लेव है अफ्रीकन अमेरिकन ये इंसान तो है ही नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है स्लेव रखने के लिए। उसी तरह आज भी आप देख रहे हैं कि हर घर के अंदर बहुत से स्लेव्स मौजूद हैं जिनको एक ऊपर रूल करने वाला बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये बात इन्होंने की कि जो स्लेवरी सिस्टम है, इन्होंने कहा जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो नारा है वो सबसे पहले मर्दों ने बुलंद किया उस वक्त जब ये जागीरदाराना निजाम जा रहा था और उसको रिप्लेस कर रहा था कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निजाम। तो जी ये वहाँ के सरमायादारों की जरूरत थी, उनको वर्कर्स चाहिए थे ज्यादा फैक्ट्री में काम करने के लिए। मर्द हजरात इतने तादाद में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो जंगें लड़ने की वजह से बहुत सारे मर्द जो थे वो मर चुके थे, और इस पर मैं बाद में एक डिटेल वीडियो भी करूंगा। तो जिन्होंने वो नारा बुलंद किया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, जिन मर्दों ने, जिन सरमायादारों ने, उन्होंने कोई औरतों पर एहसान नहीं किया था। उन्होंने बेसिकली अपनी जरूरत, अपने वर्कर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए कि इन औरतों को घर से निकालो, इनके दिमाग खराब करो, इनका फैमिली सिस्टम तोड़ो, ये औरतें घर से निकलेंगी, मजदूर बन के हमारी फैक्ट्रियों में काम करेंगी, हमारी जरूरत पूरी होगी, बाढ़ में जाए इनका फैमिली सिस्टम, बाढ़ में जाए इनकी आबादी, ये खत्म भी हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक गुलामी से छुटकारा मिला तो दूसरी गुलामी में उन्होंने झोंक दिया उनके फैमिली सिस्टम को तबाह करके। तो सैयद मुजम्मल साहब ये नहीं बताएंगे, आपको डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा बताएंगे कि जी मर्दों ने बुलंद किया था नारा तब जब जमीन जागीरदाराना जा रहा था, सरमायादाराना आ रहा था, तो उसकी वजह नहीं बताएंगे सैयद मुजम्मल साहब। अच्छा जी, अब ये फैमिली सिस्टम को इन्होंने अब डायरेक्ट टारगेट किया है कि घर का जो सरबराह है, जो वालिद है या जो शौहर है, ये उसको कह रहे हैं कि बाकी सब उसके गुलाम हैं, बच्चे भी उसके गुलाम हैं, बीवी भी उसकी गुलाम है, और वो कहता है जी कि तुम घर पे बैठो, मैं तुम्हें लाके तुम आगे खिलाऊंगा और ये मेरा तुम पे एहसान है। तो क्या एहसान नहीं है ये उसका उन पर? क्या वो उसके बच्चे नहीं गुलाम है? मैंने देखा है उन मर्दों को जो कि बाहर जाके जलील होते हैं, लोगों से गालियां खाते हैं सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए, और इनको ये जो बुखार चढ़ा हुआ है ना फैमिली सिस्टम को तोड़ने का, और मर्द क्यों बाहर जाके कमाता है, औरत क्यों नहीं कमाती, ये वाला जो बुखार, ये बुखार इनको चढ़ा हुआ है वेस्टर्न कंट्री से। वही बात कि जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा और औरतों को फैक्ट्रियों में झोंक दिया गया काम करने के लिए, ये इनको बुखार वहां से चढ़ा हुआ है। तो ये इनके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि अमेरिका में बेशुमार खवातीन है जो अब काम नहीं करना चाहती, बाहर निकल के घरों में रह के अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, अपने शोहरों को टाइम देना चाहती हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने चल रहे हैं, और यहाँ तक लोगों का कहना है, ये मेरी रिपोर्ट बनाई हुई नहीं है, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स ही है ना, अमेरिका जो कि आपके वालिद मोहतरम है उनकी रिपोर्ट्स है कि अब वो खवातीन बेशुमार हुए हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहती, जो घर पे रह के काम करना चाहती हैं। और इन रिपोर्ट्स में यहाँ तक तंज किया गया है कि फिर ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, ये फिर किसके लिए काम कर रहे हैं? जब खवातीन जो है वो घर पे रहना चाहती हैं, तो ये किस मुंह से नारा लगाते हैं कि खवातीन को बाहर निकालो? तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होने के बावजूद ये लोग पाकिस्तान में भी वो गला सड़ा निजाम लाना चाहते हैं जिस निजाम से यूरोप गुजर रहा है और उसके जो नतीजा वो भुगत रहा है। वहां की खवातीन अब नहीं बाहर जाना चाहती। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है। आगे सुनते हैं। कह रहा तू गाड़ी बैठ, मैं तुझे लाके कमा कर दूंगा और मेरा तेरे पे एहसान है। ये नहीं कहेगा कि मैंने तुझे बाहर निकलने नहीं दिया तो वो मेरी गलती है। तो ये नारा मर्दों ने तब बुलंद किया जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी लेबर है ना, इसके पैसे हमें चाहिए, हमें ओन मत करो, हम प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी। तो उसको निगेट करने के लिए उस कल्चर को ये नारा मर्दों ने बुलंद किया, जो कि आज आपको बेहयाई लग रहा है क्योंकि वो औरत लगा रही है इसलिए, क्योंकि औरत तो जो भी काम करेगी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने राइट के लिए, इक्वालिटी के लिए, उससे तो आपको शदीद तकलीफ होगी। उसकी वजह क्या है? अच्छा जी, हमने जो खवातीन अपने हकूक मांगती हैं, वो हकूक जो कि आपके फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, वो हकूक जो किसी थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब ना करें, जो किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम या किसी सोसाइटी को कलेक्टिवली डैमेज ना करें, हमने हमेशा उन हकूक को जो है वो आगे होकर सपोर्ट किया कि वो हकूक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब खवातीन बाहर निकल के ये कहेंगे होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज कर दो, तो वो तो हम नहीं मानेंगे ना। और ये औरतों के हकूक की बात सैयद मुजम्मिल साहब कर रहे हैं। वो सैयद मुजम्मिल साहब जिन्होंने राबी पीरजादा जो एक सिंगर रह चुकी हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले फेमिनिज्म से इख्तलाफ किया था बड़े तमीज़ और इज्जत के दायरे में रहते हुए, और सैयद मुजम्मिल साहब ने उनको ज़हनी मरीज़ा तक करार दे दिया था और उनके खिलाफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर ऐसी ऐसी बातें कही थी कि जो नहीं कहनी चाहिए। वो किसी भी खातून की इंसल्ट है, बेइज्जती है, इन्होंने वो बातें कही थी। यानी कि एक औरत की इतनी इंसल्ट करने के बावजूद, उसे इतना बेइज्जत करने के बावजूद सैयद मुजम्मिल साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि जी मैं औरतों के हकूक के लिए फेमिनिज्म के हक में निकलूं? ये कौन सी फेमिनिज्म है? यानी कि ये वही लोग हैं कि अगर एक औरत कहती है कि ये मेरी चॉइस है कि मैंने पर्दा करना है, तो ये कहते हैं नहीं ये गलत है, ये जहालत है। जबकि दूसरी औरत जो कि ये कहे कि मेरी चॉइस है कि मैंने शॉर्ट स्कर्ट्स पहननी है, तो ये कहते हैं यही ठीक है। मतलब कि ये मुनाफिकत है यार, ये खुल की मुनाफिकत है। आगे सुनते हैं। वजह यही है कि आपके हाथ से एक स्लेव निकल जाएगा, और जब स्लेव निकल जाएगा तो फिर आपको तकलीफ होगी कि अब मैं हुक्म किस पे चलाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हर साल की तरह स्लोगन्स को क्रिटिसाइज करते हैं
कि यार ये किस किस्म के ऑब्सीन नारे लगा दिए हैं। इनको शर्म नहीं आती कि ये लो बैठ रही हैं सही होकर और अपना खाना खुद गर्म करो, इस तरह की बातें करते हुए इनको शर्म नहीं आती। तो बात यह है कि फेमिनिज्म की ना अगर कभी पढ़ा होता किसी ने तो 3 वेव्स थी। पहली वेव जो चली थी वो 1890s और 1900s के आगाज़ में, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में चली थी। और उस टाइम सिचुएशन ये थी कि हर खातून हक मांग रही थी वोट देने का, जिसको हम ये भी कहते हैं कि वो खवातीन की फ्रेंचाइज की एक मूवमेंट थी कि हमें वोट का हक दिया जाए। तो उसको फर्स्ट वेव कहते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड वेव आई वो 1960s में आई, और 1960s में उनके मुतालिबात ये थे कि हमें वोट का हक तो मिल गया, चले ठीक है, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अलावा इक्वालिटी नहीं है, तो उसको भी खत्म किया जाए। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों के अंदर खातून को वोट ही नहीं करने देते, वो आपस में कैंडिडेट डिसाइड कर लेते हैं कि खवातीन का वोट नहीं होगा, वो कहते हैं ठीक है। थर्ड वेव जो मैं बात करने का मकसद ये है कि जो थर्ड वेव थी उसका एजेंडा ये था कि लेट वुमेन डिसाइड व्हाट फेमिनिज्म इज। उसमें इंडिविजुअल वॉइसेस उठी थी। तो अगर एक मार्च के अंदर 10 से 15 मुख्तलिफ बैनर्स होते हैं तो हर किसी का अपना इशू है। और पाकिस्तान में जो इस टाइम फेमिनिज्म प्रैक्टिस हो रहा है औरत मार्च के अंदर, वो थर्ड वेव फेमिनिज्म है एक लिहाज से, क्योंकि उसमें हर खातून अपने जाती इशू को प्ले कार्ड पर लेकर आती है। उसमें यह नहीं होता कि एक यूनिटरी एजेंडा है पूरी मार्च का, वो भी होता है, लेकिन हर खातून को अपने। सैयद मुजम्मिल साहब, आपसे इतने बड़े झूठ की मुझे तवक्को नहीं थी। जनाब का कहना यह है कि अगर औरत मार्च इस वक्त थर्ड वेव जो चल रही है इन साल के मुताबिक, कि हर औरत अपना मसला वहां पे लेकर आई हुई है। मिसाल के तौर पे वहां पर अगर आपने एक आवाज सुनी होगी, मुझे बाप से आजादी चाहिए, तो जो लड़की वहां पर खड़ी होकर ये कह रही है कि मुझे बाप से आजादी चाहिए, अगर वो बाप से आजाद नहीं है तो वो वहां पर खड़े होकर ये नारा लगा सकती है। वो वहां पे खड़ी होकर ये नारा लगा रही है, ये इस बात का सबूत है कि वो ऑलरेडी अपने फैमिली सिस्टम से आजाद हो चुकी है, या फिर उसकी फैमिली भी उसकी तरह बेगैरती है। मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो ये तो सैयद मुजम्मिल साहब का बहुत बड़ा झूठ है कि वो अपने अपने मसाइल लेकर आ रही हैं। तो अगर कोई बंदा जिस तरह वो एक नारा लगाया वहां पे जी कि खाना मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ, बिस्तर खुद गर्म कर लेना, मतलब तुम भी किसी और के साथ जाके फिजिकल रिलेशन बनाओ, अपने शोहर को कह रही है, और मैं भी किसी और के साथ बना लूंगी, तो क्या ये कोई मसला है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये क्या मसला है कि शोहर उसने किसी को रखना है और फिजिकल रिलेशन किसी और के साथ रखने हैं? ये कोई मसला नहीं है, ये एक नफ्सियाती मसला है, इसका इलाज कराओ जाके। जैसे वहां पे होमोसेक्सुअलिटी मांगी जा रही है कि एक होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया जाए, तो जो लोग वहां पे खड़े होकर होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करने का मांग रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी होमोसेक्सुअल नहीं है? वो तो होमोसेक्सुअल है। और होमोसेक्सुअलिटी को हम इसलिए लीगलाइज नहीं कर सकते कि इसी के जरिए एड्स जैसी बीमारियां फैलती हैं, और ये भी डेफिनेटली फैमिली सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजूहात में से एक है। और फिर मैं दोहराऊंगा, जब फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करने मिलेंगे। तो सैयद मुजम्मिल साहब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि वो उनके अपने मसाइल है। अगर वो उन मसाइल से दो चार होते तो वो वहां पर मौजूद ही ना होते। जो लोग इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, जिनके मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के मसाइल मौजूद नहीं है माशरे में, जहाँ पर बहुत से घरों में बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, बेटों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे घर मौजूद हैं, लेकिन ये लोग उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते। सैयद मुजम्मिल साहब ने भी ये बात की कि ये अपने मसाइल लेकर आए हैं, उनके नहीं। तो उससे तो साबित होता है ना कि ये अपने भी नहीं है, क्योंकि अगर अपने होते तो वो यहाँ पर होती ना। तो ये सैयद मुजम्मिल साहब का बहुत बड़ा झूठ है, और इस झूठ की मुझे उनसे बेशक, तो क्योंकि लिबरल्स का काम ही झूठ बोलना है, गुमराह करना है। आगे सुनते हैं। अपनी वॉइस एक्सप्रेस करने की अलग परमिशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, जो खातून अभी पैदा हुई बचपन से, तो बड़े होते हुए अपने बाप की बुरी तरह उसने मार खाई छोटी छोटी बात के ऊपर, और उसके बाद में उसको बाहर का जो है ना नज़ारा करने नहीं दिया गया घर का, कभी चार दीवारी के अंदर उसको बंद करके रख दिया। उसके बाद में जब वो 14-15 साल की हुई तो उसकी एक शादी कर दी गई अपने से बहुत बड़े इंसान से, उससे पूछे बगैर। बाद में खावन ने भी उसको मारना शुरू कर दिया, जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाए। तो वो औरत जब बाहर निकलने की काबिल हो जाएगी तो उसके प्ले कार्ड पर लिखा होगा ऑल मैन एंड दैट हैज टू बी टेकन इन अ पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जो तमाम मर्द हैं वो किसी काबिल ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अब इनका कहना है जी कि एक बच्ची पैदा होती है तो उसका बाप उसे मारता है। तो मेरा सवाल है कि दुनिया के हर बाप ऐसे ही हैं, अपनी बच्चियों पर हाथ उठाते हैं? बेशक नहीं, सब माँ बाप अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। तो इनका दूसरी बात थी कि बच्चियों की पूछे बगैर अपने से बहुत बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर दी जाती है। तो क्या पाकिस्तान या दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही हैं जो अपनी बेटियों की पूछे बगैर बहुत बड़ी उम्र के बच्चों से शादी कर देते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या दुनिया का हर शोहर मारता है अपनी बीवी को? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इनका कहना है कि जब वो उन सब चीजों से आजाद हो जाती है तो फिर वो प्ले कार्ड, भाई जब आजाद हो गई है तो प्ले कार्ड क्यों उठाए फिर रही है? सवाल तो ये है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि वो अपने मसाइल लेकर आई है। तो अगर अपने मसाइल उसके हल हो चुके हैं तो फिर क्यों आई है? एक चीज है, देखें, अगर एक बाप अपनी बच्ची को मारता है, उसकी पूछे बगैर कहीं शादी कर देता है, आगे से उसका शोहर भी उसे मारता है, इन तीनों मसाइल का हल ये नहीं है कि आप कलेक्टिवली जो फैमिली सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुल जाए। इसका हल यही है कि लोगों को एजुकेट करो, उनको समझाओ, इस्लाम नाफिज करो। मैंने सैयद मुजम्मिल साहब आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं इस्लाम को एज ए सोल्यूशन जरूर पेश करूंगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ एजुकेशन है और इस्लाम का नफाज है। जब यह हो जाएगा तो ना कोई बाप अपनी बच्ची पर हाथ उठाएगा, ना उसकी जबरदस्ती कहीं शादी होगी, ना और ना ही कोई शोहर अपनी बीवी को मारेगा। लेकिन जो हल आप बताते हैं कि फैमिली सिस्टम को ही उड़ा दो, फैमिली सिस्टम को खत्म कर दो, तो इसके नतीजे आज हमें यूरोप और अमेरिका में पॉपुलेशन डिक्लाइन और बहुत से मजीद मसाइल हैं। यार, रेप होने वाली कंट्रीज में भी वो लोग जो है हमसे बहुत आगे हैं, सुसाइड जिन कंट्रीज में होता है उनमें भी वो हमसे बहुत आगे हैं। तो उधर अपने बहुत मसाइल हैं, और वो उसकी वजह यही है कि उन्होंने भी इन सब मसाइल का हल इस्लाम की बजाय ढूंढा आजादी। मादर पिता आजादी ले लो तो इन सब मसाइल का हल निकल आएगा, जबकि उन मसाइल का हल नहीं निकला बल्कि मजीद मसाइल पैदा होंगे। आगे सुनते हैं। इतना पेनफुल है कि आप उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। इसी वजह से वो ऐसे स्लोगन लेकर ला रही है जो कि आपको कबूल ही नहीं है।
क्योंकि हर किसी का अपना अपना इशू है। एक खातून जो कि कराची के अंदर रहती है या फिर जो इस्लामाबाद में रहती है, लाहौर के किसी पॉश एरिया में रहती है, वो एंटी हैरासमेंट पे प्ले कार्ड लेकर आएगी। इसी तरह एक खातून जो कि फार ऑफ एरियाज में रहती है, कंट्री साइड में रहती है, अगर उससे पूछा जाएगा तुम्हारा मसला क्या है, तो वो कहेगी ऑनर किलिंग का खौफ। हर किसी के इशूज मुख्तलिफ हैं। मार्च में सबका एक इशू नहीं होता, आपको ये समझ नहीं आती। एक इल्ज़ाम ये लगता है कि ये सब फंडेड है। तो मज़ाका खेज बात यह है कि वो कौम जो कि नस्ल दर नस्ल मकरूज है मगरिब की, जो कि आज ये इल्ज़ाम लगा रही है इन औरतों के ऊपर कि भाई ये तो वेस्ट से पैसे लेकर आए हुए हैं। तो आपकी इतला के लिए 2021 की फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपये अमरीकियों से और यहूदियों के IMF से कर्ज ले चुके हैं। तो मेरे पर और आप पर और अच्छा, ये दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो एनजीओ को जो बाहर से पैसा मिलता है, जो इनका कहना है कि सबूत नहीं है, अभी मैं सबूत दिखाता हूँ, वो पैसा मिलता है उनके नैरेटिव को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, ताकि उनके मकसद पूरे हो सके। और दूसरी चीज़ जो हम कर्ज लेते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हमें जो लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो जो दूसरी ये सिविल लीडरशिप है, गवर्नमेंट लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, उसकी वजह से कर्ज लेना पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बदकिस्मती है हमारी, उसकी जितनी मजम्मत की जाएगा। ये उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि हमें फंडिंग नहीं मिलती, और इनके मुताबिक सबूत कोई नहीं है। ये सबूत आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का इतराफ किया कि हमने वहाँ पे डेमोक्रेसी और जो जेंडर के हकूक, खासतौर पे खवातीन के हकूक के लिए जो एनजीओज हैं, उनको ये फंडिंग जारी की है। तो अब आप सर पकड़े, रोएं, पिटें, जो मर्जी करें, सबूत तो हमारे पास है। और इसके अलावा एक बहुत ही जर्मन इंस्टीट्यूट है, डिसइंफो लैब, EU डिसइंफो लैब, उन्होंने भी बताया था कि ये जितने भी ये इस तरह के फेमिनिस्ट हैं, सबको किधर से फंडिंग होती है, वो सारे सबूत आ चुके हैं वहां से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक अटैच कर दिया, बाकी आप वो सर्च कर लें, वो से मिल जाएंगे। तो ये बात भी आपकी झूठ है कि आपको फंडिंग नहीं मिलती। फंडिंग बिल्कुल मिलती है, सबूत हमारे पास मौजूद है। आगे बात करें। तमाम मर्दों पे जो फंडेड होने का इल्ज़ाम लगाते हैं इन खवातीन के ऊपर, जिसका कोई सबूत भी नहीं है, अगर उसको सीरियस ले भी लें तो 1,75,000 रुपये आपने भी देने हैं अमरीकियों के, आपने भी देने हैं यहूदियों के, आपने भी देने हैं वेस्टर्न लोगों के। तो आपने भी उनसे पैसे लेके यहाँ पे जिंदगी गुजारी है। इस टाइम जो कंप्यूटर स्क्रीन में आप मुझे देख रहे हैं, जिस मोबाइल को चार्ज आपने जिस बिजली से किया है, वो दो बड़े डैम से आ रही है, तरबेला डैम और मंगला डैम, जो कि 1960s में हमने पहले सीटो सेंटो साइन किया था और अमेरिका से फंड लिए थे। तो अमेरिका ने ये बिजली बनाई है। तो वरना तो आपके यहाँ पे शायद अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होता। आपकी वाहिद जो मिलिट्री है, उसकी हार्डवेयर को खरीदने के लिए पैसे अमेरिका ने दिए थे, और अब आप कह रहे हैं कि ये तो बाहर से फंडेड है। तो अब आप खुद देख लेंगे कितना। तो ये जो चीजें हमने अमेरिका से ली, इसके बदले में अमेरिका को क्या दिया? सैयद मुजम्मल साहब ये भी बताएं फिर लोगों को। भीख नहीं ली अमेरिका से, इसके बदले में हमने जो अमेरिका को दिया ना, खुद अमेरिकी कहते हैं। मेरे पास CIA के लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ सलूक किया ना, वो इसराइल ने भी नहीं किया। जो जो हमारे लिए पाकिस्तान ने किया है, वो हमारा सबसे करीबी एलाय इसराइल भी नहीं था कर सकता। ये खुद CIA के लोग कहते हैं। तो ये एक तरफा नहीं था, कोई एहसान नहीं किया अमेरिका ने हम पे, बल्कि जितना हमने अमेरिकियों के लिए किया ना, अमेरिकियों ने उसका 2% भी नहीं किया। तो ये कोई एहसान नहीं है। बड़ा मजाक आप लोग करते हैं जब ये बात करते हैं। अगला इल्जाम लगता है ये वेस्टर्न कल्चर की प्रमोशन है। तो इनको ये समझ नहीं आती कि कल्चर जो होते हैं ना, वो इवॉल्व करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अलावा, या शायद लंदन में भी ऐसा था कि खवातीन बाहर अकेली निकल नहीं सकती थी। उनका अटायर मुख्तलिफ था, वहां पर बिकिनी नहीं चल। अब जनाब कह रहे हैं कि कल्चर इवॉल्व होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। तो जब तुर्की का ड्रामा दिखाया जा रहा था उर्तुगुल, तो उस वक्त कल्चर की दुहाइयां क्यों दे रहे थे फिर आप? सकती थी। उसके अलावा वहां पर ऐसा नहीं था कि मर्द हजरात के जो कपड़े थे वो आज भी वही हैं। वो स्टिक्स पकड़कर, हैट्स पहनकर, लॉन्ग कोट्स पहनकर चलते थे। आजकल बहुत कम वो देखने को मिलता है। वो इवॉल्व कर गया कल्चर। तो हर जगह कल्चर जब इवॉल्व करता है, उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका कल्चर ये चाहते हैं कि वो हो जो जमूद का शिकार हो, जिसमें ना कोई ओपिनियन बदले, ना कोई सोच बदले, वो एक ही रहे चाहे लाखों साल गुजर जाए। हालांकि आप इस्लामिक सोसाइटीज़ देख लें, ईरान का कल्चर मुख्तलिफ, टर्की का बिल्कुल सेकुलर कल्चर मुख्तलिफ, सऊदी अरब का बिल्कुल मुख्तलिफ, ट्यूनीसिया का मुख्तलिफ, लेबनान का मुख्तलिफ, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा लाखों साल तक एक ही कल्चर रहे, हमने इसको बदलना नहीं है। जवाब पेश करते हैं इस्लाम का, जो कि बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है इस चीज़ से, कि इस्लाम ने ये नहीं कहा कल्चर इवॉल्व नहीं कर सकते। आपके ज़हन में अगर बे है फंसी हुई है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम ने कहीं पर भी आपको कल्चर को इवॉल्व करने में या चेंज करने में या उसमें तब्दीली लाने में या बेहतरी लाने में मना नहीं किया, लेकिन वो तब्दीली कल्चर के अंदर, वो तब्दीली जो एंटी इस्लामिक है, या फिर जो दूसरे लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम या सोसाइटी को कलेक्टिवली डैमेज कर सकती है, इस्लाम ने उससे मना किया है। क्योंकि वही चीज़ एक्चुअली एंटी इस्लामिक है। वो हर वो चीज़ जो किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम या किसी सोसाइटी को कलेक्टिवली डैमेज कर सके, वही असल में एंटी इस्लामिक है। तो इस्लाम ने उससे तो मना किया है। तब्दीली लाने से कोई मना नहीं करता। चेंजिंग लाए, अच्छी चेंजिंग लाए ना। हमें नेगेटिव चेंजिंग की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव चेंजिंग की जरूरत है। तो चेंजिंग से तो कोई इनकार नहीं है, नेगेटिव चेंजिंग से इनकार है। मोहल्ले में दिन रात एक चीज़ होती है जिसके लिए पूरी कौम इतनी एंथुसियास्टिक होती है, उसको स्टेट फंड करती है, उसको पैसे मिलते हैं। हर बच्चा वो करना चाहता है, जो कि वेस्टर्न एजेंडा है, और वो है क्रिकेट। क्योंकि 18th सेंचुरी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिकेट यहाँ पर लेकर आई थी और अपना कल्चरल सुपीरियर फ्रेंचाइज के तौर पर उसको हमारे ऊपर इंपोज किया था। और आज तक हर लड़का वो शौक से खेली जा रहा है। कोई कह ही नहीं रहा कि ये वेस्टर्न कल्चर है। उसकी वजह क्या है आप बताएं? उसकी वजह यह है कि वो मर्द खेल रहे हैं। मैं बताता हूँ सईद मुजम्मल साहब, मैं हूं ना यहाँ पे इसलिए हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट खेलने से ना तो किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम हर्ट होती है और ना ही सोसाइटी को कलेक्टिवली डैमेज होता है। इसीलिए क्रिकेट भले ही वेस्ट से आया, इसीलिए हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी चीजें जो वेस्ट से आई हैं, अगर वो क्रिकेट जो है वो किसी भी तरीके से किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर सोसाइटी को कलेक्टिवली डैमेज कर रहा होता, तो सबसे पहली मुखालफत हम ही कर रहे होते। खवातीन जो वो खेलती हैं वो बहुत कम नंबर्स में है, तो जो काम मर्दों ने करना हो वो जितना। हाँ जी, उसकी भी मुखालफत है। जो खवातीन क्रिकेट खेलती हैं, हाँ, वो जो
लूज कपड़े हैं वो पहन के खेलें, कोई इतराज नहीं, लेकिन जिस तरह की ड्रेसिंग वो करके खेलती हैं, फिर वही बात है ना कि जब खवातीन छोटे या टाइट कपड़े पहनेंगी उससे अपोजिट जेंडर जो है वो अट्रैक्ट होगा, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा, फिर वही बात आ जाती है कि सोसाइटी कलेक्टिवली डैमेज होगी। तो जो फीमेल क्रिकेट ड्रेस है उससे हमें एतराज इसलिए बनता है। आगे सुनते हैं। वेस्टर्न हो, आपके फॉरेन डेलीगेट से बाहर जाते हैं, सबने सूट पहने होते हैं, ए टू जी सबने सूट पहने होते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर है ही नहीं, आप रिप्रेजेंटेशन उनके कपड़ों में करते हैं। लेकिन खवातीन जब जीन्स पहने आपको तकलीफ हो जाती है। खुद सारे जीन्स पहन के ये वीडियो सुन रहे होंगे जिन्होंने गालियां टाइप करनी, क्योंकि जब खवातीन जीन्स पहनती हैं फिर वही बात आती है, अपोजिट जेंडर जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होगा, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब मर्द जीन्स पहनता है तो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती अपोजिट जेंडर में, और उससे फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। सैयद मुजम्मल साहब, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपकी ये बात एंटी इस्लामिक है। हाँ, सोल्यूशन एज ए इस्लाम मैं इस वीडियो में बार बार बताऊंगा, इस्लाम को एज ए सोल्यूशन पेश करूंगा, लेकिन रेफरेंसेस के साथ। इस वीडियो पे वो किसी को होश ही नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक पे, कहते हैं कि भाई ये सड़कों पे तो ये डांस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अगर माइनर वायलेशंस हो रही हैं एक कल्चरल प्रैक्टिस की, तो आप तो मेजर वायलेशंस करते हैं। इन्होंने एक बात की कि ये जो प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह ये वेस्ट से आया है जी, ये मुसलमानों की बदकिस्मती है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मौलवियों का भी है। अनफॉर्चुनेटली मौलवियों ने भी बेड़ा गर्क किया इस्लाम का, मुसलमानों का, कि उनको साइंस से दूर कर दिया, और नारे क्या लगाते हैं जी, ये ना चीज़ें तो दूर रही हो, शैतानी चीज़ें हैं, ऐसे ही नारे लगते हैं ना। तो मुसलमान जो अनपढ़ कह लो, जाहिल कह लो, वो मौलवियों के पीछे लाके साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर हो गए, और उसका हमें आज हमें बोलना पड़ रहा है कि ये सारे प्लेटफॉर्म मुसलमानों के नहीं, नॉन मुस्लिम्स के हैं, और वो भी वेस्टर्न नॉन मुस्लिम्स के। तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जो बात मानने वाली होगी मैं मानूंगा, मैं कोई इनकारी नहीं हूँ इस चीज़ से, ये अपनी बदकिस्मती है। कुछ जाहिल किस्म के मौलवियों ने जो है वो बेड़ा गर्क किया है, उसका हमें हम भुगत रहे हैं। मैंने पहले इस पे सार्कास्टिक वीडियो भी बनाई थी कि आपके जिम्स के अंदर जो होता है, या आप लोगों के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के ऊपर मर्द जो है वो अंडरगारमेंट पहन के नंगे खड़े हो जाते हैं, सब तालियां मारते हैं वाक़या जैसा में, जो कि इस्लामिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस्लाम में मर्द का जो हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ, ये 100% गलत है। इस्लामिक कवानीन की खिलाफवर्जी भी है, बेशक है, और इस्लाम ने इसे इसीलिए मना किया है कि इससे अपोजिट जेंडर जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। मर्द का पर्दा जो है वो अल्लाह ताला ने नाव से लेके घुटनों तक रखा है, इसीलिए रखा है ना, ताकि जो अपोजिट जेंडर है अट्रैक्ट ना हो और फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। अगर कोई नहीं करता तो वो बंदा गलत है ना भाई, मजमूई तौर पर तो हम सब करते हैं मजम्मत इसकी, क्यों ना करें? जो गलत है वो गलत है। देखिए, अगर औरत छोटे कपड़े पहनेगी तो वो भी गलत है, अगर मर्द पहनेगा तो वो भी गलत है। जस्टिफाई दोनों नहीं है। आप देखिए, ये नहीं कह सकते कि जी वो लड़का सिगरेट पीता है तो लड़की ने पी लिया तो क्या हो गया। गलत काम को गलत काम से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपको एहतजाज करना चाहिए मर्दों के गलत काम के खिलाफ, ना कि इस बात पे कि जी मर्द को गलत काम करने का आपने राइट दिया तो हमें भी दे। नहीं, आप गलत के खिलाफ खड़े हो, गलत के लिए ना खड़े हो।